तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ठीक है, इंडेक्स देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस, दूसरा है पे ऑप्स इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा है डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, चौथा है फंडामेंटल्स रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग, पांचवा है ऑप्शन ग्रीक्स एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और छठा है एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन बायर एंड सेलर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अगर PDF के से अगर आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लेंदी है, तो मैंने शॉर्ट नोट्स करके बनाया हुआ है और मैं वैसे ही बताऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और थोड़ा इजी लगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन के डेफिनेशन से, जो मैंने पहले भी करवाया है और मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर्स को राइट मिलता है कि वो किसी भी एसेट को बाई या सेल कर सकते हैं एक फ़िक्स प्राइस पर, एक फ़िक्स डेट तक या उससे पहले। ठीक है, और ये एक राइट है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि बायर्स को ख़रीदना ही ख़रीदना है। बट अगर ऑप्शन ने अगर बायर्स ने ये कहा कि मुझे ख़रीदना है ऑप्शन, तो सेलर को बेचना ही बेचना पड़ेगा। सेलर्स के पास ऑब्लिगेशन आ जाता है, पर बायर्स के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, उनके पास राइट है। ठीक है, वो चाहे तो खरीद सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं। पर अगर बायर ने कुछ खरीदना चाहा तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। उनके पास राइट नहीं है, उनके पास ऑब्लिगेशन है। सेलर्स के पास ऑब्लिगेशन है, ठीक है, बायर्स के पास राइट है। ठीक है, तो डिफाइन कर देते हैं। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर्स को राइट मिलता है कि वो किसी एसेट को बाई या सेल कर सके एक फिक्स्ड प्राइस पर और एक फिक्स डेट तक या उस फिक्स डेट से पहले तक। ठीक है, ये होता है ऑप्शन। ठीक है, बायर्स, ठीक है, इनके पास राइट है कुछ भी बाई करने का, पर आप इनको मजबूर नहीं कर सकते कि खरीदना ही है। ठीक है, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है। सेलर्स अगर बायर को खरीदना है तो सेलर के पास राइट नहीं है, वो मजबूर है कि उनको बेचना ही है, मतलब ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब ऑप्शन के टाइप क्या होते हैं? 2 टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। ठीक है, कॉल क्या होता है? जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला रहता है तो हम कॉल को बाई करते हैं। जो ऑप्शन बाई करते हैं वो कॉल होता है, और कोई भी अगर स्टॉक नीचे जाने वाला है यानी डाउन साइड में, तो जो ऑप्शन बाई करते हैं वो पुट होता है। ठीक है, जब स्टॉक ऊपर जाए तब बाई करेंगे। पुट क्या होता है? जब स्टॉक नीचे जाए तब बाई करेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, पहला है अमेरिका ऑप्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ऑप्शन। तो जो भी ओनर होते हैं अमेरिका ऑप्शन के, वो अपना जो ऑप्शन है एक्सपायरी से पहले भी वो अपना जो राइट होता है एक्सरसाइज करने का वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी अमेरिका ऑप्शन के ओनर्स के पास राइट होता है कि वो अपना ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेच सकते हैं एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी पर। ठीक है, उनके पास दोनों ऑप्शन होते रहता है, या तो एक्सपायरी से पहले आप बेच दो या तो एक्सपायरी तक में बेच दो। ठीक है, सिंपल है। दूसरा होता है, ये मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है,
दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। ये ऑप्शन इंडिया में चलता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट केवल एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। देखिए, कॉल होता है ना, वो ऐसे लिखते हैं हम लोग CE, ठीक है, और पुट होता है उसको ऐसे लिखते हैं PE, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी का 25,000 का कॉल देखने जाएंगे तो ऐसे लिखा होगा निफ्टी 25,000 CE, ठीक है। तो CE का मतलब हो गया कॉल यूरोपियन, ठीक है, और PE का मतलब हो गया पुट यूरोपियन, ठीक है। यानी हम लोग यूरोपियन यूज़ करते हैं, अमेरिकन नहीं यूज़ करते हैं, यानी एक्सपायरी के दिन ये अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अपना इंडिया में कौन सा ऑप्शन चलता है, अमेरिकन या यूरोपियन, ऐसा। अब बारी आता है ऑप्शन प्रीमियम का क्या होता है, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है, तो सिंपल है, जो बायर पे करता है सेलर को वो प्रीमियम हो गया, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, जो बायर पे करता है सेलर्स को वो प्रीमियम हो गया। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 25,000 CE की वैल्यू है ₹86, तो 86 प्रीमियम है, ठीक है। सिंपल है। फोर्थ है ओपन पोजीशन। अगर आप कुछ बाई कर लो और उसे सेल ना करो, या कुछ सेल कर लो उसे बाई ना करो, ठीक है, तो ओपन पोजीशन कहलाता है। कुछ बाई कर लो और सेल ना करो, या कुछ सेल कर दो, बाई ना करो, तो दोनों ही केसेस में पोजीशन ओपन है, ठीक है। बाई किया कुछ और सेल कर दिया तो पोजीशन क्लोज्ड हो गई। सेल किया कुछ और फिर बाई कर लिया तो भी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, मतलब सेम पोजीशन। ऐसा नहीं कि अलग अलग आप बाई कर रहे हैं, मतलब 25,000 CE है, उसे बाई किया और 26,000 को सेल कर दिया, फिर आप बोलेंगे कि पोजीशन क्लोज है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे अलग अलग नहीं। एग्जाम्पल, 25,000 CE बाई किया और 26,000 CE सेल किया, बोथ आर ओपन पोजीशन। 25,000 CE बाई किया और 25,000 CE को सेल किया, तो दिस पोजीशन इज क्लोज्ड, ठीक है। सिंपल है। अब आता है लॉट साइज क्या होता है, ठीक है। लॉट साइज क्या होता है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक लॉट में कितनी क्वांटिटी हो सकती है उसको बोलते हैं लॉट साइज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक लॉट में कितनी क्वांटिटी हो सकती है उसको लॉट साइज बोलते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी 25,000 CE एक लॉट बाई किया, एक लॉट में 75 क्वांटिटी आता है, मतलब लॉट साइज 75 है, ठीक है। सिंपल। ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है, तो वैसा पीरियड जिसमें ऑप्शन ट्रेड होता है एक्सचेंज पर। ऑप्शन ट्रेड होता है एक्सचेंज पर,
ठीक है, सिंपल है। अब एक और टाइप ऑफ ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। एक तो होता है कॉल और पुट, और कॉल और पुट के अंदर भी टाइप होते हैं, ठीक है। होता है ITM, ATM और OTM का। पहला है ITM, दूसरा है ATM और तीसरा है OTM, ठीक है। ITM का मतलब हो गया इन द मनी, ATM का मतलब हो गया एट द मनी, OTM का मतलब हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये जानना है। सिंपल है, ठीक है। ये कॉल के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉल के लिए अगर ITM है, ठीक है, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एट द मनी पे स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू 0, नॉट ऑलवेज। और तीसरा है आउट ऑफ द मनी, यानी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस लेस देन 0, ठीक है। ठीक है, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे निफ्टी चल रहा है, एग्जांपल में निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 25,300, ठीक है। तो आपने स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, ठीक है, स्ट्राइक देखते हैं 25,100, 25,200, 25,250, 25,300, 25,350, 25,400, ऐसा, ठीक है। अब देखिए 25,300, तो यहाँ पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक क्या हो जाएगा? स्पॉट क्या है? 25,300 माइनस 25,100, 200, मीन्स ये ITM है, पॉजिटिव है। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ 200 करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो भी ITM है। और ये हो जाएगा 250, बचा 50, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये भी ITM है। 300 क्या हुआ? 25,300 माइनस 25,300, ये हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा एट द मनी, ठीक है। अब यहाँ देखो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 25,300 माइनस 25, 350 माइनस 50, क्या हो जाएगा? ये OTM, ठीक है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 25,300 माइनस 25, 400 माइनस 100, ये भी हो जाएगा OTM, ठीक है। तीसरा कॉल का निकालेंगे, OTM है, ITM है या फिर ATM है। और सेम पुट के लिए कर देंगे, वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। यानी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ये नॉट ऑलवेज लिखने का क्या मतलब हुआ? सपोज करो निफ्टी चल रहा है 25,330, ठीक है, और उसमें स्ट्राइक आता है 25,300, 25,350, 25,400, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस केस में? कैसे करेंगे? इसको इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। इसको एट द मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस देखना है। क्योंकि ये बाहर हो जा रहा है, इसको आउट ऑफ द मनी, क्योंकि 330 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा OTM, ये भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा OTM, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कॉल के लिए था। फॉर पुट स्ट्राइक माइनस स्पॉट, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा
ITM इक्वल टू 0 है, OTM लेस देन 0 है, सॉरी इक्वल टू 0 है, ATM लेस देन 0 है, OTM। ठीक है, एग्जांपल फिर से वही लेते हैं। 25-300 स्पॉट है, तो 25 स्ट्राइक मान लेते हैं, 25-200 ले लेते हैं, 25-300 ले लेते हैं, 25-400 ले लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं, तो स्ट्राइक कितना है 25-200 माइनस करेंगे स्पॉट 25-300। ठीक है, कितना आ रहा है ये -100, तो माइनस वाला क्या होगा OTM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव वैल्यू, 0 वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये 25-300 माइनस 25-300 ये हो जाएगा ATM। ठीक है, और 25-300 हाँ 25-400 माइनस 25-300 ये 100, यानी हो जाएगा ITM। ठीक है, कॉल का एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा पुट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ये होता है ऑप्शन का एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मतलब सपोज आज एक्सपायरी है और आज के दिन ही आज एक्सपायरी हो गई है। ठीक है, तो जो वैल्यू लास्ट में बचता है वो होता है एक्चुअल वैल्यू, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन का एक्चुअल वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉल का। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस ये हो जाएगा पुट का। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। तो सपोज रिलायंस है, उसका स्पॉट प्राइस है 2600। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस 2500 CE की वैल्यू है रुपीज़ 145। ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो रहती है वो हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू 2600 माइनस 2500 इक्वल टू ₹100। ठीक है, ये हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन यहाँ वैल्यू तो दिया हुआ है ₹145। तो जो एडिशनल वैल्यू है वो होती है टाइम वैल्यू। ठीक है, और जो मेल्टिंग होता है ऑप्शन का वो टाइम वैल्यू से ही निकलता है। ठीक है, तो सपोज अगर ये आज के दिन 2500 सी एक्सपायरी है। ठीक है, और एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, तो ये जो 145 रुपीज़ है ये घट के 100 हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा, ₹145 डिक्रीज़ होकर ₹100 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स बस इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, क्योंकि एक्सपायरी पर टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कोई टाइम ही नहीं बचता। एक्सपायरी वाले दिन आखिरी दिन रहता है, उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचा, तो टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो बची रहती है। तो ऑप्शन जो प्रीमियम होता है उसका एक और फॉर्मूला आप ऐसे देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है। देखो टाइम वैल्यू है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी में जितने ज़्यादा दिन है टाइम वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मीन्स एक दिन बचा है तो सपोज 1 है टाइम वैल्यू, 2 दिन तो और ज़्यादा होगा, सपोज 2, 10 दिन तो सपोज 8, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम बचा रहता है एक्सपायरी में उतना ही ज़्यादा टाइम वैल्यू रहता है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है तो ये टाइम की वैल्यू घटते जाती है और इवेंचुअली ज़ीरो हो जाती है। सिर्फ टाइम वैल्यू ज़ीरो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। सिंपल है। तो पी ऑफ चार्ट बनाने के लिए कहेगा, ठीक है। हाँ, निफ्टी है, ठीक है। स्पॉट प्राइस है 26,000, ठीक है। तो आप ग्राफ ऐसे देख सकते हैं कि 25,800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 एक्सपायरी के टाइम, 25,850 की 150, 25,900 की 100, 25,950 की 50। ये फार्मूला यूज़ हो रहा है सिंपल, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहाँ लिखवाया इंट्रिंसिक वैल्यू बची क्योंकि एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 26,000 0, 26,050 50, 26 सॉरी 26,000 0, 26,050 ज़ीरो हो जाएगा, 26,100 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। 26,000 के ऊपर जितना भी होगा ये कॉल के लिए, ठीक है। 26,000 के ऊपर जितना भी होगा सब ज़ीरो हो जाएगा, ये सब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। पुट के लिए सेम चीज़ रिवर्स में हो जाएगा। जैसे 25,100 तो इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 0 और ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0। सिंपल है। एक्सपायरी पर OTM की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, बोथ कॉल और पुट के लिए, ठीक है। सिंपल है। अब देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न, ठीक। बाइंग है हाँ ऐसे लिख देता हूँ, रिस्क रिटर्न, ठीक है। बाइंग में रिस्क सिर्फ प्रीमियम जितना होता है और रिटर्न अनलिमिटेड होता है। सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है और रिटर्न प्रीमियम। एग्जांपल, ₹25,000 सी ₹20 पर बाई, ठीक है। तो आप मैक्सिमम लॉस कितना होगा अगर ये 20 से 0 हो जाएगा, मतलब 20 रुपये यानी सिर्फ प्रीमियम। पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है, 20 का चीज़ 200 हो जाए, 2,000 हो जाए, 2 लाख हो जाए, मतलब थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए रिस्क केवल 20 रुपये का यानी प्रीमियम और रिटर्न अनलिमिटेड। अगर आप सेल करोगे सेम चीज़, ठीक है, सेल करते हो ₹20 पे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जितना प्रीमियम है यानी 20 से 0 कर सकते हो उतना प्रॉफिट है। लेकिन लॉस क्या होगा अगर अपोजिट भागने लगा, 20 का 30, 30 का 50, 100 हो जाए, तो लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है ना। इसलिए सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है जबकि बाइंग में रिस्क लिमिटेड होता है, ठीक है। अब मैक्स प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कुछ है, कॉल बाई करने पर स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, ठीक है। दूसरा कॉल सेल का इक्वल टू प्रीमियम। तीसरा है पुट बाई का, ठीक है, इक्वल टू स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलाज। पुट सेल इक्वल टू प्रीमियम, ठीक है। ये मैक्स प्रॉफिट का, मैक्स लॉस का। कॉल बाई, ठीक है, कितना ही बाई करने में मैक्सिमम लॉस क्या होगा, प्रीमियम ही होगा, ठीक है। पुट बाई किया
तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, प्रीमियम होगा। कॉल सेल किया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, और चौथा पुट सेल किया तो स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। ठीक है, ये चार फॉर्मूले है जो सिंपल है। अब आपको बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे फ्यूचर है, ठीक है, तो उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों को ऑब्लिगेशन होता है एक्सरसाइज करने का। ठीक है, जबकि हमने ऑप्शन में पढ़ा कि सिर्फ सेलर को ऑब्लिगेशन होता है, बायर्स को नहीं रहता। बायर्स के पास राइट रहता है, वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट को, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, ऑप्शन में देना पड़ता है। फ्यूचर में रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, इन ऑप्शन में उतना ही रिस्क रहता है जितना प्रीमियम होता है। ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ऑप्शन में भी प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। फ्यूचर एक्सपायरी पर खुद सेटल हो जाता है, पर ऑप्शन जो है वो बायर सेटल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके पास राइट होता है। ठीक है, मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। ठीक है, सिंपल है, मैं इसे लिख देता हूँ फ्यूचर्स। ठीक है, पहला बायर्स एंड सेलर्स आर ऑब्लिगेट टू एक्सरसाइज। ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ टफ नहीं है, रिस्क अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फ्यूचर से अगर आप बाई कर लेते हो तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड, फ्यूचर में रिस्क अनलिमिटेड मीन्स, अब जैसे कि आपने HDFC उठा लिया, HDFC बैंक थ्योरेटिकली देखते हैं, और उसका प्राइस चल रहा है 2000, तो वो 2000 से ज़ीरो हो जाएगा उसका प्राइस। तो 2000 है और सपोज उसका लॉट साइज़ 1000 का है, तो 2000 इंटू 1,00,000 ये आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, पर आप सेल करोगे तो मतलब कहने को ये लिमिटेड है, पर ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर आप फ्यूचर को सेल कर दोगे तो अनलिमिटेड है। तो बाइंग में प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कहना सही नहीं हुआ, रिस्क अनलिमिटेड फॉर सेलर्स नॉट बायर्स। ठीक है, वो अनलिमिटेड बायर्स के लिए कहना सही नहीं रहा। ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा बायर्स के लिए, नॉट सेलर्स। अनलिमिटेड बोलना सही नहीं रहेगा, टेक्निकली सही नहीं रहेगा, कि अनलिमिटेड मतलब जिसका लिमिट ही ना हो, तो सेलर्स के लिए तो लिमिट ही हो भी जाएगा ना एक तरह से। एक्सपायरी पर खुद सेटल। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, पहला बायर्स हैज राइट नॉट ऑब्लिगेशन, जो मैं बता चुका हूँ, बट सेलर्स हैज ऑब्लिगेशन। ठीक है, प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, बाइंग में प्रीमियम जितना रिस्क रहता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड, बायर सेटल कर भी सकता है, नहीं भी, एक्सपायरी पर उसका मन। सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं 5 फैक्टर्स जिस पे ऑप्शन प्राइस डिपेंड करते हैं। ठीक है, 5 फैक्टर्स ऑन विच ऑप्शन प्राइस डिपेंड्स। ठीक है, पहला स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू ऊपर जाएगी, पुट की वैल्यू नीचे जाएगी। स्पॉट प्राइस नीचे जाएगा, कॉल की वैल्यू घटेगा, पुट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, स्पॉट बढ़ा, कॉल बढ़ेगा, पुट घटेगा। स्पॉट घटा तो
कॉल घटेगा और पुट बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल है। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जितना भी क्लोज लोगे स्पॉट प्राइस के, ठीक है, ऑप्शन उतना ही ज़्यादा मूवमेंट देगा, ठीक है, मतलब इन द मनी एट द मनी लोगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देगा, आउट ऑफ द मनी लोगे तो मूवमेंट कम होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जितने क्लोज हो स्पॉट के या फिर आईटीएम या एटीएम हो उतना ज़्यादा मूवमेंट देगा और ओटीएम में कम देगा। ये पुट और कॉल दोनों पर लागू होगी, ठीक है। ऊपर मैंने एग्जांपल से समझाया है कैसे, ठीक है। तीसरा है वॉलेटिलिटी। ठीक है, मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, मतलब एसेट का प्राइस में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा ऑप्शन में उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। मतलब एसेट के प्राइस में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है, ऑप्शन में भी उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, अपसाइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है, ठीक है। तो जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, सिंपल, इम्पोर्टेंट है। मतलब जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी प्रीमियम की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम बचा होगा एक्सपायरी पे ऑप्शन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समझाया क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ। जितना टाइम कम होगा टाइम वैल्यू घटता जाता है और इवेंचुअली ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो जाए, नेगेटिव नहीं हो सकता, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा या पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पांचवा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा कॉल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, पुट की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा और पुट घटेगा, ठीक है, सिंपल है। अब आ जाता है ऑप्शन गीक्स, ठीक है। ऑप्शन गीक्स क्या होता है? पहला होता है डेल्टा, ठीक है। तो मतलब अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा ये बताता है कि अगर स्पॉट प्राइस में 1 रुपये बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कितना रुपये बढ़ेगा, ठीक है। स्पॉट अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो ऑप्शन में कितना मूवमेंट होगा, स्पॉट के अकॉर्डिंग ऑप्शन में कितना मूवमेंट होगा ये बताता है डेल्टा, ठीक है। सपोज 25,000 का डेल्टा 0.9 है, ठीक है, सिंपल है। तो स्टॉक प्राइस 1 रुपये बढ़ेगा तो ऑप्शन 90 पैसे बढ़ेगा, ठीक है। कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है और पुट का नेगेटिव, बाकी काम दोनों का सेम ही है। तो अगर पुट का डेल्टा -0.6 है, मतलब स्पॉट अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो पुट का वैल्यू 0.6 बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं बढ़ेगा। अगर पुट का डेल्टा -0.6 है क्योंकि डेल्टा पुट का नेगेटिव ही रहता है, मतलब स्पॉट 1 पॉइंट बढ़ेगा
और पुट 0.6 बढ़ेगा, ठीक है। कॉल का डेल्टा हो जाता है 0 to 1, पुट का डेल्टा हो जाता है -1 to 0, ठीक है। सिंपल है, ये हो जाता है डेल्टा। अब आता है गामा, ये होता है डेल्टा का स्पीड, ठीक है। डेल्टा कितनी तेज़ी से बदल रहा है ये बताता है गामा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ठीक है। सपोज गामा इक्वल टू 0.1 है और डेल्टा इक्वल टू 0.5 है। नेक्स्ट एक पॉइंट मूव अगर आया तो डेल्टा का वैल्यू 0.5 मान लेते हैं। एक पॉइंट मूव आया तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.5 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के मूवमेंट में, ठीक है। तो गाँव बताएगा कि किस स्पीड से डेल्टा चेंज होगा, ठीक है। सिंपल है। अब आता है थीटा, ठीक है। तो ये बताएगा टाइम डीके। याद करने के लिए t इक्वल टू थीटा, t इक्वल टू टाइम डीके, ठीक है। पहला लेटर सेम है, ये पूछ सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। एक्सपायरी के करीब आते कितना प्रीमियम घटेगा ये थीटा बताएगा, ठीक है। सपोज थीटा अगर -5 है, ठीक है, तो रोज़ 5 रुपये प्रीमियम घटेगा, ठीक है। अगर कुछ चेंज नहीं आता प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है तो 5 रुपये प्रीमियम घट जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि थीटा चेंज होते रहता है, बट सपोज 25,000 प्राइस है निफ्टी मार्केट ओपन होने पर, ठीक है। क्लोजिंग भी 25,000 पर ही हुआ। 24,500 का प्रीमियम ₹100 और थीटा हो जाएगा। अगर थीटा मान लीजिए -6 है तो क्लोजिंग पर इसका वैल्यू 100 - 6 इक्वल टू 94 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। और ये चेंज होगा तो वो थीटा भी चेंज होगा। थीटा आपके पास है तो जितना थीटा है वो बस घटा देना है, ठीक है। प्रीमियम से घटा देना है, उतना ही वैल्यू रह जाता है। सिंपल है। तो टाइम डीके बता देगा। चौथा है वेगा, ठीक है। ये बताएगा वोलेटिलिटी, ठीक है। याद करने के लिए v इक्वल टू वेगा, v इक्वल टू वोलेटिलिटी, ठीक है। सिंपल है। मतलब अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ेगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये बताता है वेगा, ठीक है। तो वेगा अगर 0.2 है, कीबोर्ड यार पुराना हो गया होगा, ठीक है। तो वोलेटिलिटी अगर 1% बढ़ा तो प्रीमियम 0.2 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वेगा बता देगा, ठीक है। सिंपल है। रो ये बताएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। याद करने के लिए आर इक्वल टू रो, आर इक्वल टू रेट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा कि आर से रो होगा, आर से रेट होगा, यानी इंटरेस्ट रेट बताएगा, ठीक है। कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्रीमियम कितना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन का रो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पुट का नेगेटिव, ठीक है। सिंपल है। अब देखते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। ठीक है,
दो मॉडल थे अपने पास। पहला था बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, इसको विलियम सार ने दिया था 1978 में, ठीक है। काफ़ी फ्लेक्सिबल था, इजी टू अंडरस्टैंड था, काफ़ी फ्लेक्सिबल और इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्राइस को बाइनोमियल ट्री के फॉर्म में दिखाया जाता है, जहाँ हर टाइम मतलब जो भी स्टेप रहता है ट्री का, ठीक है, वो या तो वो बताता है कि प्राइस या तो ऊपर जा सकता है वहाँ से या फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। प्राइस को बाइनोमियल ट्री के फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। ये काफ़ी एक्यूरेट था, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं कि एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। ये ऐसे एक ट्री की तरह, ठीक है, भले ही ऐसे ट्री ना दिख रहा, इसको अगर रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, ये नीचे की तरफ ये पेड़ हो जाएगा, ठीक है। इसे 20 से 25 और 15 आ रहा है, 15 से 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 25 से 20 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है, ऐसे रहता है, ठीक है। सिंपल है। इसका ये उतना पूछेगा नहीं, ठीक है, ये पूछने नहीं वाला ज़्यादा, बट बेसिक है तो मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था काफ़ी। तो एक और मॉडल निकाल दिया गया। पहले के साइंटिस्ट बस मॉडल पर मॉडल निकालते थे और हमें पढ़ना पड़ रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है। इन 1973 में फिशर ब्लैक और मायरन स्कोल्स दोनों ने मिलकर बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शन का प्राइस निकाला जाता है डिविडेंड इग्नोर करके, ठीक है। और ऑप्शन का प्राइस 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, वोलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो 1973 फिशर ब्लैक एंड मायरन स्कोल्स, ये दोनों ने ये मॉडल दिया, ठीक है। इसमें ऑप्शन का प्राइस निकाला जाता है, ऊपर वाले में भी ऑप्शन का ही प्राइस निकाला जाता है, ठीक है, बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल में, ठीक है। पर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ठीक, सिंपल निकाला गया ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, ठीक है। डिविडेंड इग्नोर करके, दोनों मॉडल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन प्राइसिंग 5 चीज़ों पर डिपेंड, ठीक है। पहला स्पॉट प्राइस, दूसरा स्ट्राइक प्राइस, तीसरा टाइम टू एक्सपायरी, चौथा वोलेटिलिटी की स्पेलिंग इतनी गलत होती है, वोलेटिलिटी और पांचवा इंटरेस्ट रेट, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला भी दिया हुआ था बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसमें पढ़ना कॉल ऑप्शन का प्राइस, ठीक है, C इक्वल टू S डॉट N D1 माइनस X डॉट E टू द पावर, बस लिखते जाओ, मैं बताता हूँ फिर मीनिंग, RT, ठीक है, डॉट N D2, ठीक है। ये कॉल का था, और पुट का हो जाएगा नेगेटिव खींच लेना एक तरह से,
और ब्रैकेट के अंदर में माइनस लगा देना, ठीक है। इसे माइनस लगा दो, एक्स ई का पावर आर टी एन, ये पावर में नहीं है, ठीक है, आर टी ही सिर्फ पावर में, एन इंटू माइनस डी टू माइनस, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। कॉल और पुट एक दूसरे का रिवर्स ही होता है इन जनरल, ठीक है। अब D1 D2 का फॉर्मूला है, ये जब मैंने देखा था तो मैंने छोड़ दिया था भाई ये तो मुझसे नहीं होने वाला, मैं एक नंबर कम लाऊंगा, पर ये याद करके नहीं जाने वाला। मैं आप लोग को ये गलत चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद नहीं होती हैं बहुत जल्दी। आप लोग से हो जाएंगे, आप लोग ट्राई करना। इंटू टी, ठीक है, एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, प्लस आर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और आर प्लस वी स्क्वायर बाई टू होल ब्रैकेट में क्लोज है, फिर मल्टीप्लाइड बाई टी है, ठीक है। ये D1 का फॉर्मूला, ठीक है। अब D2 का फॉर्मूला, D1 माइनस वी एस स्क्वायर रूट टी, ठीक है, एस क्यू आर टी इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैं वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूँ। एस क्या है, स्पॉट प्राइस, एक्स क्या है, स्ट्राइक प्राइस, टी क्या है, टाइम टिल एक्सपायरी, ये ईयर्स में होनी चाहिए, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वी क्या है, वोलेटिलिटी, पर ईयर में होना चाहिए, एन एक्स, ठीक है, ये क्या है, तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। सवाल आएगा भी तो सारे वैल्यूज़ दिए ही होंगे, आपको बस पुट करना होगा। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो मैं बच गया था इवेंचुअली, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अब ये समझना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सीधे याद कर लेना है मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, ना मैंने समझने की कोशिश की, ना मैं समझाने वाला हूँ। कॉल कैसे आया कैसे कैसे नहीं आया वो नहीं पढ़ना है। कॉल का वैल्यू, हाँ ये फॉर्मूले से निकलेगा, पुट का वैल्यू नीचे वाले फॉर्मूले से निकलेगा, इससे D1 यहाँ से आएगा, D2 यहाँ से आएगा, बजरंग बली का नाम लेके याद कर लेना, ठीक है। सिंपल है, और समझ में आ जाए किसी को तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी समझा देना कि कैसे सॉल्व हुआ। IMPLI एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, ठीक है। अब ये पढ़ना है, ठीक है। यार ये क्यों वॉलेटिलिटी की स्पेलिंग इतनी गलत होती है, वोलेटिलिटी, ठीक है। ये बताता है मार्केट में ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। ये बताता है कि मार्केट में ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन का प्राइस होता है वो वोलेटिलिटी, ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है तो, कॉल पुट दोनों, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के, ये लास्ट है। पहला, ये मार्केट सेंटीमेंट जानने के काम आता है, ठीक है। आई वी ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट बताएगा, ठीक है। आई वी ज़्यादा, मार्केट ज़्यादा अनसर्टेन, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर सर्टेन होता है तो सर्टेन डायरेक्शन पता होता है, या तो अप साइड या डाउन साइड या फिर रेंज बाउंड, पर सर्टेन नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन की प्राइस पता चल सकती है,
ठीक है, और उस बेसिस पे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो चैप्टर 4 में इतना ही था, ये सिंपल सा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और डाउट ज़रूर से ज़रूर पूछें। तो चलिए बाय, आज के लिए बाय।